डर की दास्तान YouTube चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ आपको सुनने को मिलती हैं भूतिया कहानियां, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मेरा पुराना YouTube चैनल जिस पर 20,000 सब्सक्राइबर थे, स्ट्राइक की वजह से डिलीट हो गया। अभी 20,000 ही थे, सोचा था 35,000 सब्सक्राइबर हो जाएं तो बैकअप चैनल बना लूंगा, लेकिन उससे पहले ही डिलीट हो गया। प्लीज दोस्तों, यहाँ भी थोड़ा सा सपोर्ट करो। आपकी एक सब्सक्राइब से मेरा बहुत हेल्प होगा दोस्तों। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अभिषेक है और मैं एक लेखक हूं। जिन कहानियों को लोग कपोल कल्पना समझते हैं, अक्सर वही सच्चाई पर आधारित होती हैं। यह कहानी भी उनमें से एक है। यह उस गांव की कहानी है जिसका नाम मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना था, पर जिसने मेरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। गहवर गांव। सब कुछ शुरू हुआ एक पुराने पोस्ट कार्ड से। वह मेरे नाना जी के सामान में से मिला, जिनका देहांत हाल ही में हुआ था। पोस्ट कार्ड पर लिखा था, गहवर गांव, पोस्ट बरवाली, जिला मिर्जापुर। कोई तारीख नहीं, कोना पता नहीं, बस इतना ही। साथ में एक टूटी फूटी सी नक्शे की शीट थी, जिस पर लाल स्याही से एक रास्ता दिखाया गया था। नाना जी ने कभी इस गांव का जिक्र तक नहीं किया था। उनकी एक पुरानी डायरी में मुझे एक अजीब सी टिप्पणी मिली। गहवर में रात आवाजों से जीवंत हो उठती है। वे सिर्फ पुकारते नहीं, बुलाते हैं। यह रहस्यमयी बात मेरे मन में खुजली पैदा कर गई। एक लेखक के तौर पर यह मेरे लिए एक सोने की खान से कम नहीं था। मैंने तय किया कि मैं इस गहवर गांव की सच्चाई जानकर रहूंगा। मेरे दोस्तों ने मना किया, कहा कि उत्तर प्रदेश के उस सुनसान इलाके में जाना ठीक नहीं, पर मेरा मन अड़ा रहा। यात्रा शुरू हुई ट्रेन से, फिर एक पुरानी बस से, और आखिर में एक टूटी सी सड़क पर एक सवारी के साथ। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, आसपास का परिवेश सघन और विचित्र होता गया। पेड़ों के घने झुरमुट, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और एक अजीब सी सन्नाटे की भावना। मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह गायब हो चुका था। अंतिम गांव के एक बुजुर्ग ने, जब मैंने गहवर गांव का नाम लिया, तो अपना चेहरा बदल लिया और बिना एक शब्द कहे वहां से चला गया। इससे मेरा उत्साह और बढ़ गया। शाम ढलने लगी थी जब मैंने एक पहाड़ी के नीचे बसे एक गांव को देखा। वही था गहवर गांव। गांव के प्रवेश द्वार पर एक पुराना, जीर्ण शीर्ण पत्थर का खंभा था, जिस पर गहवर लिखा हुआ था। गांव में प्रवेश करते ही एक अजीब सी गंध ने मेरे नथुनों को भर दिया। मिट्टी, पुरानी लकड़ी और कुछ अज्ञात तीखेपन की गंध। गांव के मकान पुराने और टूटे फूटे से लग रहे थे, जिनकी खिड़कियां अंधेरे मुंह बाए खड़ी थीं। सड़कों पर बहुत कम लोग दिख रहे थे। जो भी मिले, वे मेरे चेहरे पर एक सरसरी नजर डालकर तेजी से आगे बढ़ जाते। उनकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था, जैसे वे शारीरिक रूप से तो मौजूद थे, पर मानसिक रूप से कहीं और थे। मैंने गांव के सरपंच से मिलने का फैसला किया। सरपंच का नाम ठाकुर बलवंत सिंह था। वह एक उम्र दराज व्यक्ति थे, जिनके चेहरे पर समय की लकीरें और एक गहरी थकान साफ झलक रही थी। जब मैंने अपना परिचय दिया और बताया कि मैं नाना जी का पोता हूं, तो उनकी आंखों में एक चिंगारी सी दौड़ गई, जो तुरंत ही बुझ गई। तुम्हारे नाना यहां कभी नहीं लौटे, उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा। और तुम्हें भी यहां नहीं आना चाहिए था। यह गांव पर्यटकों के लिए नहीं है। मैंने उनसे विनती की, सरपंच जी, मैं सिर्फ कुछ दिन रुकना चाहता हूं। मेरे नाना ने इस गांव के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं बस जानना चाहता हूं कि यह जगह कैसी है। ठाकुर साहब ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, तुम रुक सकते हो, पर एक शर्त है। रात होते ही अपने कमरे के अंदर रहना। चाहे कुछ भी सुनाई दे, चाहे कुछ भी होता हुआ लगे, बाहर मत निकलना। खिड़कियां और दरवाजे अंदर से बंद कर लेना। मैंने उनकी बात मान ली, पर मन ही मन सोचा, शायद यह कोई स्थानीय अंधविश्वास है। उन्होंने मुझे गांव के बाहरी इलाके में एक पुराने गेस्ट हाउस में ठहराया। वह इमारत सदियों पुरानी लग रही थी। हवा में एक तरह की नमी और स्थिरता थी, जैसे समय वहीं जम गया हो। रात का अंधेरा गहराने लगा। मैंने सरपंच की हिदायत का पालन करते हुए खिड़कियां और दरवाजा बंद कर लिए। गांव में कोई बिजली नहीं थी, सिर्फ तेल के दिए और लालटेन की रोशनी थी। मैं अपने कमरे में बैठा अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा था कि अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज थी एक पक्षी की आवाज जैसी।
पर वह पक्षी नहीं थी। यह एक तरह की सीटी थी, एक लंबी, ऊंची और थोड़ी टेढ़ी आवाज। यह आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसा नाना जी ने अपनी डायरी में लिखा था। शुरू में तो यह दूर से आ रही थी, पर धीरे धीरे यह करीब आने लगी। मैं खिड़की के पास गया और पर्दे के पीछे से झांकने की कोशिश की। बाहर घना अंधेरा था, सिर्फ चंद्रमा की हल्की रोशनी थी। फिर मैंने और आवाजें सुनी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों आवाजें। पूरा गांव गूंज उठा। यह ऐसा लग रहा था जैसे कोई विचित्र समूह गान गा रहा हो, पर इसमें कोई संगीत नहीं था, कोई ताल नहीं थी। ये आवाजें इतनी विचित्र और डरावनी थीं कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने खिड़की के शीशे पर एक छाया देखी। कोई व्यक्ति सड़क पर खड़ा था। उसका सिलहूट अजीब था, बहुत लंबा और पतला। उसने अपना सिर एक असंभव कोण पर घुमाया और फिर वही आवाज निकाली। मैं पीछे हट गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह कोई मजाक नहीं था, कोई अंधविश्वास नहीं था। यह सच था। गहवर गांव की रातें वास्तव में इन अजीब आवाजों से जीवंत हो उठती थीं। करीब 1 घंटे तक यह आवाजें चलती रहीं और फिर अचानक बंद हो गईं। एक गहरा सन्नाटा छा गया। मैं सारी रात सो नहीं पाया। मेरा दिमाग उन आवाजों और उस छाया की छवि से भरा हुआ था। अगली सुबह मैंने गांव के लोगों से इस रहस्य के बारे में पूछने का फैसला किया, पर हर व्यक्ति ने मेरे सवालों से परहेज किया। जब मैंने रात की आवाजों का जिक्र किया, तो लोगों के चेहरे पीले पड़ जाते और वे मुझसे दूर हो जाते। एक बूढ़ी महिला ने, जो सुबह सुबह अपने आंगन में बैठी थी, मुझे देखकर कहा, बेटा, यहां से चले जाओ। जो लोग रात की आवाजों के रहस्य जानने की कोशिश करते हैं, वे कभी नहीं लौटते। मैंने पूछा, पर क्यों? ये आवाजें आती कहां से हैं? ये लोग कौन हैं जो रात में ये आवाजें निकालते हैं? उस बूढ़ी महिला ने अपनी आंखें नीची कर लीं और बस इतना कहा, वे सब यहीं के रहने वाले थे, पर अब वे हमारे नहीं रहे, वे उसके हो गए हैं। उसका? किसका? मैंने जोर देकर पूछा, पर वह बोली, अब मत पूछो। तुम्हारे नाना ने भी यही गलती की थी। वे जानना चाहते थे और जानने के बाद वे कभी वही व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। इसीलिए उन्होंने इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया। यह बात सुनकर मैं सन्न रह गया। क्या मेरे नाना भी इस रहस्य से वाकिफ थे? क्या इसीलिए उन्होंने कभी इस गांव का जिक्र नहीं किया? मैं गेस्ट हाउस वापस आ गया और नाना जी की डायरी फिर से पढ़ने लगा। इस बार मुझे कुछ और पंक्तियां मिलीं जो पहले मेरी नजरों से ओझल हो गई थीं। एक पन्ने के नीचे बहुत हल्के से लिखा हुआ था, गहवर की आवाजें इंसानी जुबान से नहीं निकलती। वे उस गुफा से आती हैं जो गांव के पीछे है। वह गुफा जीवित है और वह अपने बच्चों को बुलाती है। गुफा? क्या यह सब किसी गुफा से जुड़ा हुआ है? मैंने तय किया कि मैं उस गुफा को ढूंढकर रहूंगा। शायद वहीं इस पूरे रहस्य की चाबी छिपी हुई है। दोपहर के समय मैंने गांव के पीछे की ओर जाने वाले रास्ते का पता लगाया। जंगल और घने पेड़ों के बीच मैंने एक संकरा रास्ता खोजा जो ऊपर पहाड़ की ओर जाता था। करीब 1 घंटे की चढ़ाई के बाद मैंने एक विशाल चट्टान देखी जिसमें एक संकरा सा ओपनिंग था। यही वह गुफा होनी चाहिए। गुफा के मुंह के आसपास का वातावरण अजीब था। हवा में एक स्थिरता थी और पक्षी भी इस इलाके के आसपास नहीं आ रहे थे। गुफा के अंदर से एक हल्की सी हवा आ रही थी, जिसमें वही तीखी गंध थी जो गांव में महसूस हुई थी। मैं गुफा के अंदर जाने ही वाला था कि अचानक पीछे से एक आवाज आई, रुक जाओ। मैंने मुड़कर देखा। ठाकुर बलवंत सिंह वहां खड़े थे। उनका चेहरा गुस्से और चिंता से लाल था। तुम यहां क्या कर रहे हो? उन्होंने गुस्से में पूछा। मैं बस टहल रहा था, मैंने झूठ बोला। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक खतरा छिपा हुआ था। यह गुफा, यह पवित्र नहीं है। यहां आने वाला कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहा। मैंने सवाल किया, पर क्यों? क्या इस गुफा का संबंध रात की उन आवाजों से है? ठाकुर साहब ने एक गहरी सांस ली। तुम्हारे नाना ने तुम्हें यहां भेजकर बहुत बड़ी गलती की है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने गुफा देख ली है और अब वह तुम्हें भी जानती है। वह कौन है? मैंने पूछा। वह कोई नहीं है, वह कुछ है, उन्होंने जवाब दिया। वह बहुत पुरानी है, इस गांव से भी पुरानी, और वह भूखी है।
मैं हैरानी से उन्हें देखता रहा। ठाकुर साहब ने आगे कहा, चलो अभी तुम्हें वापस गांव ले चलते हैं। रात फिर से आने वाली है और आज की रात तुम्हारे लिए विशेष होगी। तुमने गुफा देख ली है और अब तुम भी उसकी पुकार सुनने में सक्षम हो गए हो। वापस गेस्ट हाउस आते समय मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या यह कोई राक्षसी शक्ति थी, कोई प्राचीन भूत, या फिर कुछ और जिसे समझना इंसानी बुद्धि से परे है? शाम होते ही मैंने फिर से सरपंच की हिदायत का पालन किया और अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। पर इस बार मैं जानता था कि यह रात पिछली रात से अलग होगी। रात गहराई और फिर वह आवाजें शुरू हुईं। पर इस बार आवाजें पिछली रात से ज्यादा तेज और साफ थीं। और तो और मुझे लग रहा था जैसे यह आवाजें सिर्फ बाहर से नहीं आ रही थीं, बल्कि मेरे अपने मन के अंदर से भी उठ रही थीं। फिर मैंने एक नई आवाज सुनी। यह आवाज बाकी सबसे अलग थी। यह मेरा ही नाम पुकार रही थी, अभिषेक, अभिषेक। यह आवाज मेरे नाना जी की आवाज जैसी लग रही थी। मैं खिड़की के पास गया और पर्दा हटाकर बाहर देखा। सड़क पर वही लंबा पतला सिलहूट खड़ा था, पर इस बार उसने अपना हाथ उठाकर मेरी ओर इशारा किया। और फिर मैंने साफ सुना, अंदर आओ, गुफा में आओ। मैं पीछे हट गया, पर मेरा शरीर सुन्न सा हो गया। मेरे हाथ पैरों में एक अजीब सी झंझनाहट हो रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरा मन इस आवाज की पुकार का विरोध नहीं कर पा रहा था। एक हिस्सा मुझसे कह रहा था कि मैं बाहर निकलूं और उस गुफा की ओर चल पड़ूं। मैंने अपने आप को संभाला और दरवाजे के पीछे हट गया। पर आवाजें लगातार जोर पकड़ती जा रही थीं। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव, पूरा जंगल, पूरी हवा मेरा नाम पुकार रही हो। मैंने अपने कान बंद कर लिए, पर यह आवाजें मेरे मस्तिष्क के अंदर ही गूंज रही थीं। अभिषेक, अभिषेक। अचानक दरवाजे पर जोरदार खटखटाहट हुई। कोई बाहर था, कोई मेरा दरवाजा खटखटा रहा था। मैं चिल्लाया, कौन है? जवाब में सिर्फ वही आवाज। फिर खिड़की के शीशे पर एक जोरदार चोट लगी। शीशा चकनाचूर हो गया और एक लंबा, पतला हाथ अंदर आया। उस हाथ की उंगलियां स्वाभाविक रूप से लंबी और पतली थीं और नाखून काले और मुड़े हुए थे। मैं चीखता हुआ पीछे भागा और कमरे के कोने में जा छिपा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और मेरे होश उड़ने लगे थे। तभी बाहर से एक परिचित आवाज सुनाई दी, अभिषेक, दरवाजा खोलो, जल्दी करो। यह आवाज ठाकुर बलवंत सिंह की थी। मैंने झटके से दरवाजा खोला। बाहर ठाकुर साहब खड़े थे। उनके हाथ में एक जलता हुआ मशाल था। उन्होंने मुझे बाहर खींचा और तेजी से गेस्ट हाउस से दूर ले गए। तुम्हें बचाने का वक्त नहीं है, उन्होंने कहा। तुमने गुफा देख ली है और अब वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम्हें गांव छोड़कर भागना होगा। पर तभी हमने आसपास के घरों के दरवाजे खुलते देखे। गांव के लोग बाहर निकल रहे थे, पर वे सामान्य नहीं लग रहे थे। उनकी चाल अजीब थी, उनकी आंखें खाली थीं और उनके मुंह से वही आवाज निकल रही थी। वे हमारी ओर बढ़ने लगे। ठाकुर साहब ने मुझे एक संकरे रास्ते की ओर धकेला। यह रास्ता गांव से बाहर जाता है, भाग जाओ और कभी वापस मत आना। पर आप? मैंने पूछा। मैं उन्हें रोकूंगा, उन्होंने कहा। शायद तुम्हें भागने का मौका मिल जाए। मैंने उनकी बात मानी और उस रास्ते पर भागना शुरू किया। पीछे से मैंने ठाकुर साहब की चीख सुनी और फिर सब कुछ शांत हो गया। मैं रात भर भागता रहा, जब तक कि सुबह की पहली किरण नहीं निकल आई। मैंने एक मुख्य सड़क पकड़ी और वहां से एक वाहन लेकर शहर की ओर चला गया। पर अब जब भी रात होती है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, मुझे लगता है कि मैं दूर से वह आवाज सुन रहा हूं। और कभी-कभी मुझे लगता है कि मेरा अपना गला भी उसी तरह की आवाज निकालना चाहता है। गहवर गांव से भागे हुए 1 महीना बीत चुका था, पर मेरे मन में वह डर और जिज्ञासा अभी भी ताजा थी। शहर की जिंदगी फिर से अपनी रफ्तार में चल रही थी, पर मैं अब वह अभिषेक नहीं रहा था जो 1 महीने पहले था। रात की आवाजें, वे खाली आंखें और ठाकुर बलवंत सिंह की चीख, यह सब मेरे सपनों में आता रहता।
सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात थी वह आवाज जो अब मेरे अपने मन के अंदर से आती थी। कभी कभी जब मैं अकेला होता, मेरा अपना गला एक अजीब सी हलचल महसूस करता, जैसे कोई और आवाज निकलना चाहती हो। मैंने अपने आप को रोक लिया, पर यह संघर्ष हर दिन मुश्किल होता जा रहा था। एक शाम, जब मैं अपने फ्लैट में बैठा काम कर रहा था, दरवाजे की घंटी बजी। बाहर एक डाकिया खड़ा था। उसके हाथ में एक पार्सल था। पार्सल पर कोई पता नहीं था, सिर्फ मेरा नाम लिखा हुआ था। मैंने उसे खोला तो अंदर एक पुरानी डायरी थी। वह ठाकुर बलवंत सिंह की डायरी थी। डायरी के साथ एक छोटा सा पत्र था। अभिषेक, अगर तुम्हें यह मिल रहा है तो मैं शायद जीवित नहीं हूं। तुम्हारे नाना ने इस सच को दबाने की कोशिश की, पर असफल रहे। अब यह तुम पर है। इस डायरी में गहवर गांव का इतिहास और उस शक्ति का रहस्य है जो हमें नियंत्रित करती है। तुम्हें वापस आना होगा। तुम ही एकमात्र आशा हो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। पहले पन्ने पर लिखा था, गहवर गांव का इतिहास और भुतहा सच। डायरी पढ़ते हुए मैं जो सच जान पाया, वह मेरी सोच से कहीं ज्यादा डरावना और जटिल था। गहवर गांव की स्थापना करीब 300 साल पहले हुई थी, जब कुछ परिवारों ने उस इलाके में बसने का फैसला किया। पर उन्हें जल्द ही पता चला कि वह गुफा, जिसे उन्होंने पहाड़ में देखा था, कोई साधारण गुफा नहीं थी। वह गुफा एक जीवित प्राणी थी, या यूं कहें कि एक प्राचीन चेतना थी जो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए मानव ऊर्जा पर निर्भर थी। यह चेतना लोगों के मन को नियंत्रित कर सकती थी और उन्हें अपना गुलाम बना सकती थी। की आवाज उसी चेतना की पुकार थी जो लोगों के मस्तिष्क में घर कर जाती थी। डायरी में लिखा था, यह चेतना हमें तब तक नियंत्रित करती है जब तक हम पूरी तरह से उसके अधीन नहीं हो जाते। फिर हमारा शरीर उसका एक हिस्सा बन जाता है और हमारी आत्मा हमेशा के लिए कैद हो जाती है। ठाकुरों का परिवार सदियों से इस चेतना से लड़ता आया है, पर हम हारते जा रहे हैं। एक पन्ने पर मेरे नाना का जिक्र था, रमेश। मेरे नाना ने इस चेतना को नष्ट करने का तरीका ढूंढ निकाला था। उन्हें पता चला कि गुफा के सबसे गहरे हिस्से में एक पत्थर है जिस पर अजीब सिंबल्स बने हैं। उस पत्थर को तोड़ने से यह चेतना मुक्त हो सकती है, पर वह इसे करने में असफल रहे और भागने को मजबूर हुए। मैंने डायरी बंद की और गहरी सांस ली। अब मैं समझ गया कि मेरे नाना ने कभी इस गांव का जिक्र क्यों नहीं किया। वह इस हादसे को भूलना चाहते थे, पर वह इस सच को दबा नहीं पाए थे। उस रात मैं सो नहीं पाया। डायरी की बातें मेरे दिमाग में घूमती रहीं। फिर करीब 3 बजे मैंने एक आवाज सुनी। यह आवाज बाहर से नहीं, बल्कि मेरे कमरे के अंदर से आ रही थी। यह ठाकुर बलवंत सिंह की आवाज थी। अभिषेक, तुम्हें वापस आना होगा। वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम ही हमें मुक्त कर सकते हो। मैंने अपने कान बंद कर लिए, पर आवाज और तेज हो गई। अभिषेक। अचानक मेरे मुंह से बिना इच्छा के एक आवाज निकली। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। चेतना अब मुझे नियंत्रित करने लगी थी। मैं जान गया कि अब भागने का कोई फायदा नहीं था। मुझे वापस गहवर गांव जाना होगा और इस रहस्य का अंत करना होगा। अगले हफ्ते मैंने फिर से गहवर गांव की यात्रा शुरू की। इस बार मैं बेहतर तैयारी के साथ जा रहा था। मैंने कुछ औजार, मशालें और खाने पीने का सामान साथ लिया। साथ ही मैंने ठाकुर बलवंत सिंह की डायरी भी साथ रखी। यात्रा इस बार और डरावनी लग रही थी। जैसे जैसे मैं गहवर गांव के करीब पहुंचा, वैसे वैसे मेरे शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट होने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, पर अब यह डर नहीं था, बल्कि एक प्रकार की अपनापन महसूस हो रहा था, जैसे मैं घर वापस आ रहा हूं। शाम के समय मैं गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। गांव वैसा ही था जैसा मैंने छोड़ा था, सुनसान, डरावना और उसी तीखी गंध से भरा हुआ। पर इस बार गांव के लोग बाहर थे। वे सड़कों पर खड़े थे और सबकी आंखें मेरी ओर टिकी हुई थीं। उनकी आंखों में वही खालीपन था, पर अब मुझे लग रहा था कि मैं उनकी भावनाएं महसूस कर सकता हूं। वे डरे हुए थे, पर किसी और चीज से नहीं, बल्कि उस चेतना से जो उन्हें नियंत्रित कर रही थी।
एक बूढ़ा व्यक्ति आगे बढ़ा। मैंने उसे पहचान लिया। वह गांव का पुजारी था। उसने अपना हाथ उठाया और मेरी ओर इशारा किया। उसके मुंह से वही आवाज निकली, "गो, गो, 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 गो।" तुम लौट आए। वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैंने अपने आप को स्थिर रखा और कहा, मैं यहां उस चेतना से मुक्ति के लिए आया हूं। मैं जानता हूं कि तुम सब इसके गुलाम बन चुके हो, पर अब इसका अंत होगा। पुजारी ने अपना सिर एक असंभव कोण पर घुमाया और कहा, तुम हार जाओगे, तुम्हारे नाना की तरह। कोई भी उसे हरा नहीं सकता। मैंने उन्हें अनदेखा करते हुए गेस्ट हाउस की ओर बढ़ना शुरू किया। लोग मेरे पीछे पीछे चलने लगे, पर उन्होंने मुझे रोका नहीं। यह ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे गुफा तक जाने देना चाहते थे। गेस्ट हाउस पहुंचकर मैंने अपना सामान रखा और ठाकुर बलवंत सिंह की डायरी फिर से पढ़नी शुरू की। डायरी के आखिरी पन्नों में गुफा के अंदर का नक्शा था और उस पत्थर का विवरण था जिसे तोड़ना जरूरी था। लिखा था, गुफा के अंदर जाने के बाद 3 मोड़ आते हैं। तीसरे मोड़ के बाद एक बड़ा हॉल है जहां वह पत्थर स्थित है, पर उस तक पहुंचना आसान नहीं है। चेतना तुम्हारे रास्ते में कई बाधाएं खड़ी करेगी। वह तुम्हारे डर, तुम्हारी यादों और तुम्हारे सबसे गहरे सीक्रेट्स का इस्तेमाल करेगी। मैंने तय किया कि मैं अगली सुबह गुफा में जाऊंगा। उस रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, तभी दरवाजा खुला और अंदर एक छाया घुसी। वह कोई व्यक्ति था, पर उसकी आकृति धुंधली और अस्पष्ट थी। वह छाया मेरे पलंग के पास आई और मेरे सामने खड़ी हो गई। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे माथे को छुआ। एक झटके के साथ मैंने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। मैं एक ऐसे स्थान पर था जहां आसमान लाल था और हवा में एक मेटालिक गंध थी। मेरे सामने गहवर गांव था, पर वह सामान्य नहीं लग रहा था। गांव के लोग वहां खड़े थे, पर उनके शरीर आधे मानव और आधे पत्थर में बदल चुके थे। वे गो 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 की आवाज निकाल रहे थे और उनकी आंखों से एक प्रकाश निकल रहा था। तभी मैंने एक आवाज सुनी, यही तुम्हारा भविष्य है अभिषेक। तुम भी उनकी तरह बन जाओगे। तुम्हारा शरीर मेरा हो जाएगा और तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए यहां कैद हो जाएगी। मैंने चारों ओर देखा, पर आवाज कहां से आ रही थी यह पता नहीं चल पा रहा था। तुम मुझे नहीं हरा सकते, आवाज फिर गूंजी। मैं इस जगह से पुरानी हूं। मैंने सभ्यताओं को उठते और गिरते देखा है। तुम एक मच्छर की तरह हो जो हाथी को काटने की कोशिश कर रहा है। मैंने जवाब दिया, पर तुम्हें मानव ऊर्जा की जरूरत है। इसका मतलब तुम्हारी भी कोई सीमा है। एक जोरदार हंसी गूंजी। बुद्धिमान हो तुम, तुम्हारे नाना की तरह, पर बुद्धिमानी ही तुम्हारी कमजोरी है। अचानक मैंने अपने आप को गेस्ट हाउस के कमरे में वापस पाया। पसीने से तरबतर था और मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। यह कोई सपना नहीं था, बल्कि चेतना का एक संदेश था। सुबह होते ही मैं तैयार हो गया। मैंने अपना बैग उठाया जिसमें एक हथौड़ा, रस्सी, मशाल और कुछ खाना था। गेस्ट हाउस से बाहर निकला तो देखा कि गांव के लोग सड़कों पर खड़े थे, पर इस बार वे मेरे रास्ते से हट गए। उनकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे वह आशा कर रहे थे कि शायद मैं उन्हें मुक्त कर सकूं। गांव से गुजरते हुए मैंने उसी रास्ते पर चलना शुरू किया जो गुफा की ओर जाता था। जंगल और भी डरावना लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं ऐसी लग रही थीं जैसे वह मेरे रास्ते में बाधा डालना चाहती हों। हवा में एक सिसकारी सी आवाज थी जो लगातार गो 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 कह रही थी। करीब 1 घंटे की चढ़ाई के बाद मैं उस गुफा के सामने खड़ा था। गुफा का मुंह अंधेरे से भरा हुआ था और उसमें से वही तीखी गंध आ रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और मशाल जलाई। गुफा के अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा ने मुझे घेर लिया। अंदर का रास्ता संकरा और ऊबड़ खाबड़ था। मैंने डायरी में दिए गए नक्शे के अनुसार आगे बढ़ना शुरू किया। पहला मोड़ आया तो मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी। यह आवाज मेरी मां की आवाज जैसी थी। अभिषेक, बेटा, यहां मत जाओ, वापस आ जाओ, तुम्हारी हिम्मत नहीं है। मैं जानता था कि यह चेतना का एक जाल है। मैंने आगे बढ़ना जारी रखा। फिर दूसरा मोड़ और यहां मैंने अपने नाना जी को देखा। वह खड़े थे और मुझे इशारा कर रहे थे। अभिषेक, रुक जाओ,
उन्होंने कहा, मैंने कोशिश की थी, पर मैं असफल रहा। तुम भी असफल होगे। इस चेतना को कोई नहीं हरा सकता। मैंने जवाब दिया, नाना जी, आपने कोशिश की और अब मेरी बारी है। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं आगे बढ़ा तो नाना जी की छवि गायब हो गई। अब मैं तीसरे मोड़ के करीब था। यहां हवा और भी ठंडी हो गई थी और दीवारों से एक चिपचिपा पदार्थ टपक रहा था। तीसरा मोड़ पार करते ही मैं एक विशाल हॉल में पहुंचा। हॉल की छत बहुत ऊंची थी और बीचों बीच एक बड़ा पत्थर खड़ा था। यही वह पत्थर होना चाहिए था जिसका जिक्र डायरी में था। पत्थर करीब 6 फीट ऊंचा था और उस पर अजीब सिंबल्स बने हुए थे। पत्थर से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी और वहां मौजूद हवा में एक कंपन सा था। तभी एक गहरी गूंजती हुई आवाज हॉल में गूंजी। तुम आ गए अभिषेक। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। आवाज सीधे मेरे मन में आ रही थी। तुम सोचते हो कि इस पत्थर को तोड़कर तुम मुझे हरा दोगे? चेतना बोली। पर तुम गलत हो। इस पत्थर को तोड़ने से मैं और शक्तिशाली हो जाऊंगी। यह पत्थर मुझे रोक कर रखता है। मैं हैरान रह गया। क्या ठाकुर बलवंत सिंह की डायरी गलत थी? क्या पत्थर को तोड़ना सही नहीं था? हाँ, चेतना ने जैसे मेरे विचार पढ़ लिए। तुम्हारे नाना ने भी यही गलती की थी। वह इस पत्थर को तोड़ने आए थे, पर जब उन्हें पता चला कि इससे मैं पूरी तरह मुक्त हो जाऊंगी, तो वह रुक गए। पर अब तुम हो। तुम इसे तोड़ोगे और मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगी। मैंने पत्थर की ओर देखा। सिंबल से निकलती रोशनी तेज हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। अगर मैं पत्थर तोड़ता हूं, तो चेतना मुक्त हो जाएगी। अगर नहीं तोड़ता, तो गांव के लोग हमेशा के लिए गुलाम बने रहेंगे। तभी मैंने एक और आवाज सुनी। यह आवाज ठाकुर बलवंत सिंह की थी। अभिषेक, माफ करना। मैंने तुम्हें गलत जानकारी दी। मैं पहले ही चेतना के नियंत्रण में आ चुका था जब मैंने वह डायरी तुम्हें भेजी। पर एक बात सच है। इस पत्थर के नीचे एक और पत्थर है जिस पर अलग सिंबल्स हैं। उसे तोड़ना होगा। चेतना गुर्राई। चुप रहो। तुम मर चुके हो, पर फिर भी दखल दे रहे हो। मैंने तुरंत फैसला किया। मैंने हथौड़ा उठाया और पत्थर पर वार किया। पत्थर मजबूत था और पहला वार व्यर्थ गया। फिर दूसरा वार किया और पत्थर में एक दरार आई। रुक जाओ! चेतना चीखी। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम भी नष्ट हो जाओगे। मैंने तीसरा वार किया और पत्थर टूट गया। नीचे वास्तव में एक छोटा पत्थर था जिस पर अलग सिंबल्स बने थे। यह पत्थर काले रंग का था और उसमें से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। उसे मत तोड़ो। चेतना की आवाज में अब डर था। मैं तुम्हें कुछ दूंगा। शक्ति, ज्ञान, अमृतत्व, कुछ भी जो तुम चाहो। मैंने जवाब नहीं दिया और हथौड़े से उस काले पत्थर पर वार किया। पत्थर टूटते ही एक जोरदार विस्फोट हुआ और एक चमकदार रोशनी निकलने लगी। पूरा हॉल कांपने लगा और दीवारों से पत्थर गिरने लगे। चेतना की आवाज चीखती हुई सुनाई दी। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं पर गलत तरीके से। रोशनी तेज होती गई और फिर अचानक सब शांत हो गया। हॉल का कंपन रुक गया और रोशनी धीमी पड़ गई। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे शरीर में एक अजीब सी कमजोरी थी, पर मन हल्का था। मैंने महसूस किया कि चेतना का प्रभाव खत्म हो गया था। थोड़ी देर बाद मैं गुफा से बाहर निकला। बाहर का वातावरण बदला हुआ था। हवा में वह तीखी गंध गायब थी और पक्षी चहचहा रहे थे। सूरज की रोशनी तेज थी। जब मैं गांव में पहुंचा, तो लोग सड़कों पर इकट्ठा थे। उनकी आंखों में वह खालीपन गायब था और अब वह सामान्य लग रहे थे। वह मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। पुजारी आगे बढ़ा और बोला, धन्यवाद, अभिषेक। तुमने हमें मुक्त कर दिया। हम सब उस चेतना के नियंत्रण में थे, पर अब हम आजाद हैं। मैंने पूछा, पर वह चेतना थी क्या? पुजारी ने जवाब दिया, हमें पूरी तरह पता नहीं, पर हमारे पूर्वजों की कहानियों के अनुसार वह एक प्राचीन आत्मा थी जो इस जगह पर कब्जा करना चाहती थी। अब वह चली गई है। मैं गेस्ट हाउस वापस आया और सो गया। यह पहली बार था जब मैंने गहवर गांव में शांति की नींद सोई।
अगली सुबह मैंने गांव छोड़ने का फैसला किया। लोगों ने मुझे विदा किया और उनकी आंखों में आभार था। शहर वापस आकर मैंने अपनी इस कहानी को लिखना शुरू किया। पर एक सवाल अभी भी मेरे मन में था। क्या चेतना वास्तव में नष्ट हो गई थी या सिर्फ मुक्त हो गई थी? और अगर वह मुक्त हुई थी तो कहां गई थी? एक रात जब मैं सो रहा था, मैंने फिर से एक आवाज सुनी। गो 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 गो। यह आवाज दूर से आ रही थी, पर इस बार इसमें डर नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। शायद चेतना अब कहीं और बस गई थी, या शायद वह हमेशा के लिए शांत हो गई थी। पर एक बात मैं जानता था, गहवर गांव अब सामान्य हो गया था और रातें अब गो 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 की आवाजों से नहीं, बल्कि झींगुरों की आवाजों से गूंजती थीं। और मैं अब वह व्यक्ति नहीं रहा जो पहले था। मैंने एक रहस्य को सुलझाया था, एक गांव को मुक्त कराया था और अपने नाना के अधूरे काम को पूरा किया था। पर सबसे बड़ी बात, मैंने अपने डर पर जीत हासिल की थी। शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक था। डर हमारे अंदर होता है और जब हम उसका सामना करते हैं तो हम खुद को पाते हैं। पर क्या यह वास्तव में अंत था या एक नई शुरुआत? इसका जवाब शायद अगले भाग में मिलेगा।